नमस्कार। भीड़ भाड़ से मेरा मन उब गया था। मैं तो आना नहीं चाहता था, किंतु मेरे पुराने मित्र की बेटी की शादी थी, इसलिए आना पड़ा। ये तो अच्छा था कि सारा कार्यक्रम उसके फार्म हाउस में हो रहा था। यह इतना बड़ा था कि आप चाहे तो अपने लिए एक कोना तलाश सकते थे। मुझे भी एक कोना मिल गया था। मैं एकांत में बैठा था कि अचानक वह सामने आ गई। इतने वर्षों के बाद देखा था। कुछ क्षण लगे, किंतु मैं पहचान गया। मैंने नजरें चुराने की कोशिश की। वह ताड़ गई। कैसे हो तुम? पहचान तो गए होगे। उसके इस अचानक किए गए सवाल से मैं हड़बड़ा गया। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मेरे चेहरे को देखकर वह बोली। उम्र का असर दिखने लगा है। वक्त तो अपना प्रभाव दिखाता ही है। कितना वक्त भी तो बीत गया। वह मेरे पास बैठ गई। 25 वर्ष पूर्व उस शाम गोमती के किनारे आखिरी बार मैं वसुधा से मिला था। उसने मुझसे शादी करने के लिए कहा था। मैं अपने पिता के खिलाफ नहीं जा सकता था। मैंने उसे अपनी मजबूरी बताई। सुनकर वह गुस्से से बोली थी, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ये नहीं कह पा रहे हो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो? शेखर, तुम कोई छोटे बच्चे हो जो ताउम्र पिता की उंगली पकड़कर चलोगे? कैसे मर्द हो? मर्दों की भी अपनी मजबूरियां होती हैं। मैंने कहा कि मैं अभी अपने पिता के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। मैं मजबूर हूँ। मेरी बात सुनकर उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और गोल करके कहा था कि तुमने अब अपनी चाहत पूरी कर ली, इसलिए किनारा कर रहे हो। उसका वह तंज मुझे चुभ गया था। मैंने भी तैश में कहा कि जो हुआ उसमें सिर्फ मेरा ही कसूर नहीं था। ये सुनकर वह भड़क गई थी। उसने गुस्से से कहा कि गलती तो उसकी है जो ये नहीं जान सकी कि तुम एक कमजोर इंसान हो। वक्त आने पर पीछे हट जाओगे। एक दृढ़ निश्चय के साथ अपनी कोख पर हाथ रखकर उसने कहा, मैं उन औरतों में नहीं हूं जो मर्द की बेवफाई पर उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाती हैं। ना ही इस अजन्मे को बिना किसी दोष के सजा दूंगी। इसे पैदा करूंगी और अकेले पालूंगी। उस समय उसकी आंखों में मुझे अपने लिए क्रोध के अतिरिक्त मेरी तुच्छता और नगण्यता साफ दिखाई दे रही थी। फिर भी कुछ कर सकने की हिम्मत नहीं जुटा सका। मेरी शादी हो गई। मेरे और मेरी पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। मेरे भीतर भरी हुई कड़वाहट इसका कारण थी। जिंदगी बोझिल लगने लगी थी। सिर्फ मेरी बेटी रीमा ही जीवन में एकमात्र खुशी थी। मेरी जिंदगी का केंद्र रीमा थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। दर्द अब कुछ कम होने लगा था। कभी कभी वसुधा का ख्याल आ जाता था तो सोचने लगता कि कैसे उसने दुनिया का सामना किया होगा, कैसे बिना बाप के उस बच्चे को अकेले पाला होगा। वक्त ने आज अचानक मुझे फिर उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया था। मैं उस बच्चे के बारे में जानना चाहता था, किंतु साहस नहीं कर पा रहा था। वह मेरे मन के असमंजस को समझ गई। कोई बात है शेखर, कुछ पूछना चाहते हो? मैंने कुछ हिचकते हुए बच्चे के बारे में पूछा। उसने बड़ी ही रुखाई से कहा, क्या करोगे जानकर? उसे अपना नाम दोगे? मैं चुप हो गया। मेरे भीतर वह हिम्मत नहीं थी। तभी एक लड़का उसके पास आया। 23-24 साल का था, पर एक छोटे बच्चे की तरह जिद कर रहा था। उसी समय एक पुरुष आया जो उसे फुसला कर ले गया। जाते जाते वह वसुधा को तसल्ली दे गया कि वह फिक्र न करे, वह सब संभाल लेगा। मैंने प्रश्न भरी दृष्टि से वसुधा को देखा। एक आह भरते हुए वसुधा ने बताया कि मेरी शादी की खबर सुनकर वह लखनऊ छोड़कर दिल्ली चली गई थी। उसके लिए बड़ा कठिन दौर था। खुद के पैरों पर खड़ा होना था, अपनी संतान को अकेले पालना था। वह बहुत कठिनाई से दोनों काम करने लगी। जैसे जैसे वैभव बड़ा होने लगा, ये बात साफ हो गई कि वह दूसरे बच्चों की तरह नहीं है। उस कठिन समय में रितेश ने उसके जीवन में कदम रखा। वह किसी पर भी यकीन करने की स्थिति में नहीं थी, किंतु रितेश ने प्रेम और हमदर्दी से उसका विश्वास जीत लिया। उन दोनों ने शादी कर ली। वसुधा से अधिक वैभव का ख्याल रितेश ने रखा। उसे कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं चुप था, कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। वसुधा वहां से चली गई। सब कुछ जानने के बाद मैं अपनी भूल पर लज्जित था। स्वयं को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। मेरी नजरों में रितेश का कद मुझसे काफी ऊंचा था।